अस्सलाम वालेकुम। आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 4 दादू हा दादू जो पाठ आहे हा खूप मोठा आहे। याचे आपण 3 किंवा 4 भाग करू। मोठे असल्यामुळे हा एका भागात किंवा 2 भागात होणार नाही, म्हणून आपण याचे 4 भाग करूया। दादू या पाठाचे लेखक आहे वि.स. खांडेलकर, कादंबरीकार, कथाकार, लघु निबंधकार, समीक्षक, पटकथा लेखक, 2 ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा, पांढरे ढग, जडलेला मोहर इत्यादी कादंबऱ्या, वायुलहरी, चांदण्यात, सायंकाळ इत्यादी लघु निबंध संग्रह, अश्रू, ययाती, अमृतवेल या त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत। आईप्रमाणे काळजी घेणाऱ्या दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे। आता आपण पाठाकडे वळूया। मी इथं शिकायला आलो होतो। 2 खोल्यांचे घर मिळाले होते आणि मालकातर्फे दादू नावाचा अनुभवी गडी लाभणार होता। यानी जो है लेखक वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे और उन्हें 2 खोलिया का घर भी मालक की ओर से मिलने वाला था और साथ में अनुभवी गड़ी यानी जानकार नौकर, गड़ी बोले तो नौकर, ये उन्हें मिलने वाला था। दादू ही व्यक्ती वरवर पहिली तर जरा विचित्र दिसत होती। एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती। और दादू जो नौकर था वो जो है सरसरी तौर पर देखे तो वह अजीब नज़र आने वाला व्यक्ति था, इंसान था और हमेशा विचित्र बोले तो अजीब तरीके से हरकत करने वाला, यानी एक खांदा उड़ाकर चलने की उसकी जो है आदत थी। वो इस तरीके से ऐसे उड़ाते चलना, ऐसे खांदा उड़ाते चलने की उसकी जो है आदत थी। वाढलेली दाढी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला। तेव्हा माझ्या मनात आले, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खाचे होईल। और उस दादू की विचित्र दिखने वाला है, मैंने आपको बताया था कि अजीब इंसान था और उसकी हरकत भी अजीब थी। उसी के साथ साथ वो जो है नौकर उनसे बोलने लगा और उसे ये महसूस हुआ कि वह ये जो बुज़ुर्ग नौकर है इसे अपने यहाँ पर काम पर रखकर ये पागलपन नहीं हो सकता। ही पीडा चुकवायची एक नवीन युक्ती मला सुचली। दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता। आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको असे आपल्याला सहज म्हणता येईल। और इससे बचने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि पहले जो शख्स यहाँ पर रहकर गए वो उसे सिर्फ 3 रुपये महीने की पगार दिया करते थे। अगर इससे बचना है तो हम इससे इसके पहली पगार पूछेंगे। अगर वो 3 या 4 रुपये अगर कहता है, 3 से ज़्यादा अगर कहता है
तो इसके जैसा झूठा आदमी नहीं है। लबाड़ बोले तो झूठा नहीं है। और ऐसा ही कहकर कि तेरे जैसा जो है झूठा इंसान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। असा विचार करून मी दादूला म्हटले, मी सांगेन ते काम तुला करावं लागेल। और उसने कहा कि मैं जो काम तुझे कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलवली और उसने बहुत खुशी से, मान बोले तो गर्दन हिलाना, गर्दन खुशी से हिलाया कि जी मैं करूँगा। पगार काय घेणार तू, ऐसा सवाल किया उन्होंने कि पगार क्या लेगा तू। त्याने हसत उत्तर दिले, पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या। और उसने हंसकर जवाब दिया कि पहले जो पगार मुझे मिलता था वही आप मुझे दे दीजिएगा। अरे पण तेवढा म्हणजे किती, आता याची लबाडी करणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले। और अरे पर पहले इतना यानी कितना। और उसका झूठापन अपने सामने आएगा, इसलिए वो हंसते हंसते उन्होंने उससे पूछा। 3 रुपये दादू ने उत्तर दिले। और वो जो नौकर था दादू नाम का, उसने जो है जवाब दिया कि सिर्फ 3 रुपये। मी चकित झालो। या अडाणी गड्याला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली। और 3 रुपये सुनकर ये हैरान हो गया कि ये जो अडाणी, अनपढ़, पढ़ा लिखा ना होना, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है उसे अडानी कहते हैं। और ये इसके अंदर प्रामाणिकपना यानी सच्चाई दिखते ही, उस शख्स की सच्चाई दिखते ही इसके दिल में एक जो है खुशी का माहौल आ गया कि नहीं, यह जो है सच्चा और अच्छा इंसान है। मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला, 3.25 रुपयांवर सुद्धा राहीन मी साहेब। और ये जो उसकी बातें सुनकर जो मालक थे इसके दादू के, वो सोचते रह गए कि ये कितना अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है। और जब दादू ने देखा कि ये कुछ जवाब नहीं दे रहे, तो दादू खुद होके कहने लगा कि 3.25 रुपये भी मुझे चलेंगे साहब। दादूच्या वृक्ष दिसणाऱ्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला। और वृक्ष बोले तो मैंने आपको बताया कि सादा सीधा रहना, ये देखकर उसके अंदर मुझे एक सच्चाई और अच्छाई महसूस होने लगी। हा भास क्षणिक न होता, और ये जो सच्चाई थी ये कुछ पल की नहीं थी। मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते। और काम पे रखने से पहले उस मालक ने उसे बोल दिया था कि मैं जो काम कहूँगा तुझे वो करना ही पड़ेगा। पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंग येत नसे। मी सकाळी उठण्याच्या आधीच सगळ्या गवळ्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई। और इनके उठने के पहले ही, साहब के उठने के पहले ही वो जो है गौली के यहाँ से दूध लेकर आया करता था। मी उठून चूड भरायला लागलो की दादूचा स्टोव फरफरू लागे। और मेरे उठने से ही पहले जो है दादू का स्टोव फरफर करना यानी शुरू कर दिया था। मला चहात
कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही और इस साहब को चाह में शक्कर कम लगती है ऐसा दूसरी बार कहना नहीं पड़ा। मैंने जितनी बताई थी उतनी वो शक्कर डालकर चहा बना दिया करता था। मला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण येई और साहब को कुछ परेशानी न हो इसलिए जो भागदौड़ करता था उसकी भागदौड़ देखकर साहब को उनकी वालिदा की याद आने लगी। बच्चों, हम ये भाग एक यहीं ख़त्म करते हैं। अगला भाग इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द सेंड करूँगा। पढ़ाई करो और किताबें सामने रखकर इस वीडियो को देखा करो और समझ लिया करो। अल्लाह हाफिज़।